शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूध रोड मालपुरा विज्ञान संकाय का एकमात्र संस्थान है। इसमें सभी प्यारे विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अभिभावकों का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है और मैं विश्वास करता हूँ आप शिवम मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूध रोड मालपुरा के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखेंगे तथा इसे सब्सक्राइब करेंगे तथा वायरल करेंगे और जो भी मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उसमें नोट्स में या विषय में बिंदुओं में यदि कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे अवश्य अवगत कराएंगे। अब देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स संबंध और फलन का चैप्टर नंबर 1 और चौथा लेसन, चौथा सेशन और चौथा पाठ। तो देखिए, आज हम विस्तार से कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे और उसमें मेरे पास दिया गया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r x y y = x + y तथा x < 4 द्वारा परिभाषित है। मैंने कल भी आपको कहा था कि प्रश्न की भाषा को आप अच्छी तरह से समझें। देखिए, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, तो यहां मैं लिखूंगा हल। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में अंडरलाइन यहां था, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n दिया गया है, फुल स्टॉप। इसलिए इस n को व्यक्त कर देंगे समुच्चय रूप में n = 1 2 3 मतलब प्राकृत संख्या समुच्चय n में और दूसरा जो कथन है यह संबंध r का और संबंध r दिया गया है। इसलिए चूंकि संबंध r दिया गया है, इसलिए r = x, y such that y = x + 5 तथा x < 4। हमें इन दोनों के द्वारा ये डिटरमाइन करना है कि दिया गया संबंध किस प्रकार का है। अर्थात 5 संबंध होते हैं: स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तत्समक संबंध और प्रतिसमय संबंध, जिसमें से 3 ही महत्वपूर्ण होते हैं: स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यहां पे देखो, इनको मैंने कल भी कहा था कि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, तो हमने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n लिख दिया। संबंध r दिया गया है, संबंध r आपको दे दिया। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो n है ये रोस्टर रूप में है और संबंध r का जो समुच्चय है, संबंध का जो समुच्चय r के रूप में व्यक्त किया गया है, ये आपके समुच्चय निर्माण रूप में। अब सबसे पहले हमें देखना स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध 2 बिंदु लगा के देख और ये इस प्रकार से 1। अब देखिए, आप स्वतुल्य संबंध का जो फॉर्म है वो लिखेंगे A every A belongs to n। ये लिखना आना चाहिए। n क्यों लिख रहे हैं?
क्योंकि जो दिया गया संबंध आर है वो प्राकृत संख्याओं में है, लिखा हुआ प्राकृत संख्या के समुच्चय n में, अर्थात आर के समस्त अवयव n में मौजूद है। अर्थात संबंध आर के जितने भी अवयव है सब के सब n में होंगे। या इससे मैं लिख सकता हूं a, बिलोंग्स टू आर, एवरी a बिलोंग्स टू n। दोनों ही मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म कभी मैंने कहा था। अब देखिए मुझे सोच तुल्य संबंध स्थापित करना है, साथ में इसमें यह भी दे रखा है कि जो n है उनमें x के मान 4 से कम लेने, x के मान कितने से कम लेने, 4 से कम लेने। तो देखो वेन डायग्राम बनाता हूं, ये वेन डायग्राम बनेगा। इस वेन डायग्राम में आप समझ रहे होंगे कि पहला x का, दूसरा y का, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध है x और y, x और y के बीच में संबंध है। x का मान मुझे यहां से देखना, थोड़ा मैं रेड कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं, x की वैल्यू, x और y को मैंने रेड कर दिया, इसको x और y दोनों की वैल्यू n में है, लेकिन x को प्रतिबंधित कर दिया, कंडीशन में डाल दिया, n में से हमें x के वही मान लेने हैं जो 4 से कम, अर्थात x बराबर मैंने 1 रखा, लेकर चलना चाहिए। तो y का मान इसमें नहीं, y बराबर x प्लस 5 है, यहां से देखिए आप इसको, आप इस प्रकार से सर्कल बना दीजिए चाहे इसको। तो x का मान 1 रखने पर y का मान 6 प्राप्त हो रहा है। कहां से हो रहा है, क्योंकि मेरे पास दिया गया y बराबर x प्लस 5, इसमें x बराबर 1 रखता हूं तो y बराबर 1 प्लस 5 बराबर 6 प्राप्त होते हैं। इसे आप चाहे बॉक्स में लिख दीजिए, आपको याद है कि मुझे ये मान कहां से लाया हूं। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, 1 के बाद 2 को लेंगे, 2 के बाद 3 को लेंगे। क्या 3 के बाद 4 को लिया जा सकता है? नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेरे पास कंडीशन है कि मैं नहीं ले सकता, वहां एग्जामिनेशन नहीं लगाना। तो इसको मैं 1 2 3 2 रखने पर y का मान x में अगर 2 रखता हूं तो y का मान मेरे पास 7 प्राप्त होता है कि 2 प्लस 5, 3 रखता हूं तो y का मान 8 प्राप्त होता है। अर्थात 1 का संबंध 6 से, 2 का संबंध 7 से और 3 का संबंध 8 से। ये मेरे पास मेन आरेख बन गया। शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि जब मेरे पास समुच्चय के अवयव एक दूसरे से प्रतिबंधित और स्पष्ट से, अगर मेरे पास क्रमिक द्विगुण का समुच्चय, संबंध आर का क्रमिक द्विगुण का समुच्चय स्पष्ट बन रहा है तो मैं वेन आरेख से बनाऊं। तो मेरे पास आर हो गया, आर मेरे पास में, आप चाहे किस आर को यहां लिखेंगे, यहां पे जो समुच्चय निर्माण रूप है इसका, ये किसका रूप है, समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय निर्माण रूप किसका, संबंध आर का समुच्चय निर्माण रूप है। इसे हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। कौन से रूप में, रोस्टर रूप में। तो इस आर को मैं लिख सकता हूं या करके, या x का मान 1 और y का मान 6, क्रमिक द्विगुण फर्स्ट कोमा, x का मान 2, y का मान 7, क्रमिक द्विगुण 2, x का मान 3, y का मान 8, क्रमिक द्विगुण 3 और मध्य कोष्ठक में 1। ये मेरे पास जो समुच्चय निर्माण रूप था संबंध आर का, वह रोस्टर रूप में आ गया। अब इससे ही मैं परिभाषा के अनुसार चलूंगा सबको लेने। यहां ये मैंने डेफिनेशन लिखी थी, यहां 1 6 बिलोंग्स टू आर नहीं है, क्योंकि समतुल्य क्या कहता है, 1 आर 1 होना चाहिए, 2 आर 2 होना चाहिए, 3 आर 3 होना चाहिए। तो 1 से बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन समतुल्य के अकॉर्डिंग नहीं है। किसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये समतुल्य की जो मैथ है उसके अकॉर्डिंग नहीं।
अतः स्वतुल्य नहीं है। हमें केवल डिटरमाइन करना है जो संबंध आर का रोस्टर रूप बना, इसी में ही हम अवयव के मध्य संबंध देखते हैं। तो एक और एक होता कहीं पर भी तो हम कह सकते थे समतुल्य। 3 अवयव है मेरे पास, 1 2 3, x के मान मेरे पास 3 है, अर्थात तीनों अवयवों के मध्य संबंध होना चाहिए था स्वयं के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं। इसके बाद इसी में से मैं ये क्रमिक युग में एक बार ही होना रहेगा। अब दूसरा मेरे पास सममित, ये लगाएंगे 2 और इसको देखेंगे सममित संबंध। ब्रीफ करना है, अच्छी राइटिंग में 2 डॉट आगे और अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद गहरी अंडरलाइन कर दीजिए, 2 पेज कीजिए आप। क्योंकि संबंध आर सममित संबंध होगा, यदि A R B implies that B R A, every A B belongs to N। ये मैच फॉर्म होगी, ये कितना जरूरी है, ये अति आवश्यक है। ये कह रहा है कि सममित होने के लिए जो समुच्चय n में x के जो मान है, समुच्चय n में x के मान कहां तक लेने हमारे को 4 से कम लेने। तो 4 से कम प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3। अर्थात यहाँ पे a r b अर्थात x का मान मैंने 1 लिया तो 1 r 1 होना चाहिए, सॉरी 1 लिया मैंने, 1 2 3, 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए, 2 का संबंध 3 से तो 3 का संबंध 2 से भी होना चाहिए, 3 का संबंध 4 से तो 4 का संबंध 3 से भी लेना। 4 तो लेना है, 4 तो मुझे लेना ही नहीं, x के मान 3 तक लेने। यहां A 6 belongs R, लेकिन 6 A does not belongs R। A belongs 1 6 जो करने जो वो R में है, लेकिन 6 1 R में नहीं। ये तो कह रहा है कि A का संबंध 6 से तो 6 का 1 से होना चाहिए। इसी प्रकार 2 7 बिलोंग्स टू R, ये R में तो है, लेकिन 7 2 डज नॉट बिलोंग टू R। ये भी इसमें 3 अवयव दे रखे हैं, तीनों अवयव के लिए प्रतिबंध होना चाहिए कि 1 का 2 से, 2 का 1 से, 3 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 3 से। लेकिन यहाँ तो ये बना हुआ, ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, जो मेरे पास शर्त दी हुई है y = x + 5 और r क्या होता है, लगातार चौथे सेशन में बता रहा हूँ, r इज द सबसेक्वेंट इक्वल टू a into a के जो भी समुच्चय बनेगा, a into a का क्रमित कार्त्य गुणन, a into a का जो कार्त्य गुणन का जो भी समुच्चय बनेगा, उसके समस्त उपसमुच्चय r के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो मेरे पास ये r है, ये a into a जो कार्त्य गुणन है उसका एक उपसमुच्चय, किसी उपसमुच्चय पर हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो उपसमुच्चय में निहित अवयव है, इस उपसमुच्चय R में R जो उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय कहां से है, a into a से, कार्त्य गुणन a into a से ये उपसमुच्चय है। इस उपसमुच्चय में निहित अवयव के मध्य कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, उस पर हमें डिस्कशन करना, बाकी किस पर नहीं करना है। क्योंकि जितने अवयव है उपसमुच्चय की संख्या याद कर सकते हैं, किसी भी समुच्चय की उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, ये आपको मैंने कक्षा 11 में बताया था, उपसमुच्चय ज्ञात करने की संख्या।
तो देखिए अब आपको आता है संबंध आर, पूरी बात लिखें, संबंध आर सममित नहीं। क्लियर? इसी प्रकार से हम संक्रामक संबंध की ओर बढ़ते हैं। कौन से संबंध की ओर? संक्रामक की ओर। इसको मिटा देता हूं, आप इसको लेकर के इसको आप कॉपी में उतार सकते हैं। ध्यान रखें, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप बार बार सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तीसरा है संक्रामक संबंध, एज इट इज वेन डायग्राम और आर का कंटिन्यूएशन एज इट इज रहेगा आपके पास। तो अब थर्ड मेरे पास संक्रामक, शुद्ध भी लिखिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शुद्ध नहीं लिखेंगे। संक्रामक सकर बिंदु संबंध, संक्रामक संबंध अंडरलाइन डबल, वही मैथमेटिकल रिपोर्ट, लेकिन हमें लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। मैंने कहा संबंध आर, संबंध आर एक संक्रामक संबंध होगा यदि कंडीशन डाल दी, क्या होना चाहिए कि ए आर बी कोमा बी आर सी इम्प्लाइड ए आर सी। जो तीन अवयव है, ये तीनों अवयव किसमें? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में है। ए बी सी कहाँ है? एन में है। अर्थात ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक ए बी सी कैपिटल एन में है। मुझे आर का देखना है कि ए का संबंध 6 से, 6 है ही नहीं मेरे पास आ गया, क्योंकि 6 को ले नहीं सकते। 2 का संबंध 7 से, 3 ले सकता हूँ। 2 का संबंध 7 से, 7 का संबंध किससे? क्योंकि ये कह रहा है पहले का पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, और पहला और तीसरा। ये तो कह रहा है ए पहला, बी सेकंड है और सी थर्ड है। तो ए का बी से, पहले का दूसरे से, बी का सी से, दूसरे का तीसरे से, तो पहले का तीसरे से। अर्थात यहाँ पर मेरे पास पहला अवयव 1 है, दूसरा 6 है। अब तीसरा अवयव 6 के बाद है ही नहीं मेरे पास। अगर 2 और 7 करें तो पहला अवयव 2 है, दूसरा अवयव 7 है, 7 के बाद कोई अवयव है ही नहीं। यहां 1 6 बिलोंग्स आर, लेकिन 6 लेते हैं तो 6 वैसे ले नहीं सकते, लेकिन आगे का अवयव संभव नहीं। क्यों नहीं है संभव? 1 का 6 ले लिया तो सेकंड आएगा 6 के बाद, अब 6 से आगे के अवयव आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है y x + 5, अर्थात y का मान x से 5 ज्यादा है, y का मान x से 5 ज्यादा है। और जैसे मान लीजिए मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान 7 आ गया। अब ये कह रहा है कि 1 8 7, 1 8 6 सॉरी 5 1 पीछे आ गया, 1 8 6 आ गया, तो 6 अब वापस इकाई का अवयव बनना चाहिए। x की जगह 6 आ गया, क्यों? a r b, इसी प्रकार b r c, अर्थात a की जगह b आ गया और b की जगह c आ गया। इसे समझिए आप, a r b ये एक संबंध है, अवयव a और b के बीच में एक संबंध है। अगर इसी पैटर्न के आधार पर मैं लिखूंगा b r c, इसका मतलब है कि a की जगह b आ गया और b की जगह c आ गया। और परिणामत में लिखूंगा a r c, अर्थात b की जगह पुनः a आना चाहिए, c की जगह c आना चाहिए, अर्थात b की जगह। इस प्रकार से ये मेरे पास घटक नहीं, संभव नहीं। अतः परिणामत आप लिखेंगे, परिणामत क्वेश्चन क्या कह रहा था? ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया परिणामत। संबंध आर कोमा स्वतुल्य सममित और संक्रामक नहीं है, और संक्रामक नहीं। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया? तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें ये चीज फिक्स कर लेना चाहिए कि दिया गया संबंध किस समुच्चय में परिभाषित है। उस समुच्चय के आधार पर मुझे आगे चलना। अब नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर 5-6 क्वेश्चन हम आसानी से हल कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन हम नोटबुक में आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी कंसेप्ट है वह क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वही ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान कीजिए, निर्धारित कीजिए। इसमें लिखा है प्राकृत। थर्ड है समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 6 में R x, y such that y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध है। द्वारा परिभाषित संबंध। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए मित्रों। क्वेश्चन तो तुरंत हल हो जाएगा। प्रत्येक ही क्वेश्चन 2-2 मिनट के हैं। यहाँ समझा रहा हूँ, उसका टाइम लग रहा है, बाकी जब आप नोटबुक में इनको हल करेंगे 2-2 मिनट। तो यहाँ लिखा समुच्चय ए में R y भाज्य x में संबंधित है। यह संबंध इस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए अगेन हल वही पैटर्न बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने आदत में जब भी गणित के क्वेश्चन को हल करेंगे शब्दों का लेखन अति आवश्यक है। सीधे आंकड़े नहीं लिखिए। सीधे आंकड़े लिखने से आपके जो भी चीजें हैं अवधारणा है मैथमेटिक्स की वो क्लियर नहीं होती। तो पहला मैंने समुच्चय ए में लिखूंगा समुच्चय ए। यहां समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 6। पहले मैंने लिखा था प्राकृत संख्या का समुच्चय n चूंकि लगा गया और उसका जवाब दिया था इसलिए भी क्योंकि n मुझे केवल कैपिटल दिया गया था, अर्थात वहां मुझे संख्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। वहां केवल समुच्चय का प्रतिरूप कैपिटल N दिया गया था और कैपिटल N जिस समुच्चय का प्रतिरूप है वह सदैव प्राकृत संख्या को इंगित करता है। और यदि वहां हिंदी में लिखा हुआ प्राकृत संख्या का समुच्चय n जरूर नहीं है, वैसे होता है कि n को नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। यहाँ पे समुच्चय ए पहले से ही निर्धारित है। वहां पे निर्धारित नहीं था, केवल आपको n दिया गया था। यहाँ पे ए के साथ साथ उस समुच्चय में विद्यमान समुच्चय ए में विद्यमान अवयव भी आपको दिए गए हैं, इसलिए मैंने लिखा यहाँ समुच्चय ए। क्लियर? उससे कम मेहनत लगी, टाइम कम लगेगा इसको करने। और जब भी मुझे दो चीज के बारे में बात करनी है तो दोनों के बीच में हो जाएगा। तीन के बारे में बात करनी तो पहला दूसरा फिर लास्ट वाले के से पहले वो शब्द का प्रयोग करेंगे। हिंदी का ज्ञान भी रखिए। और संबंध आज मैंने कहा आपको गणित पढ़ रहे हैं, गणित की ट्यूशन हल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे आंकड़े लिख दें आप, नहीं, हिंदी भी लिखिए आप। संबंध आज इक्वल टू दिया गया x, y सच डेट y वाज्य है x से। समझे आप? y वाज्य x से, अर्थात ये संबंध जो समुच्चयों का संबंध जो r है उसका मेरे पास निर्माण रूप दिया गया है। अब निर्माण रूप दिया गया है और यदि मैं 1 2 3 4 5 6 को x ब्लॉक में और फिर दूसरे y में भी 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक में, ये कह रहा है कि y भाज्य है x से, अर्थात y में x का भाग जाता है, y में x का भाग जाता है। समुच्चय आपके पास एक ही मैंने कहा था
संबंध की एक खूबसूरती है। संबंध का जो चैप्टर है उसमें संबंध की जो इकाई है, संबंध के संदर्भ में हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं उसकी एक खूबसूरती है कि संबंध केवल और केवल एक समुच्चय पर ही परिभाषित होता है। उस समुच्चय का ही कार्तीय गुणन बनता है। यहाँ पे a इंटू ए बनाए कार्तीय गुणन। अब जब कार्तीय गुणन बनेंगे 1 से लेकर 6 तक के अवयवों का, तो उनमें 1r1 भी आएगा, 2r2 भी आएगा, 3r3 भी आएगा, 4r4 भी आएगा, 5r5 भी आएगा, 6r6 भी आएगा। इस प्रकार से कार्तीय गुणन a इंटू ए में कुल क्रमिक युग्मों की संख्या 6 इंटू 6 36 हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी जब समुच्चय में अवयवों की संख्या 6 है। तो जब इनका कार्तीय गुणन करेंगे तो n a इंटू a मीन्स n a डॉट n एकदम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। n a का मतलब समुच्चय में अवयवों की संख्या, इसमें 6 डॉट की जगह गुणा का चिन्ह इंटू 6 बराबर 36। ये 36 है क्या है n a इंटू a में जो कार्तीय गुणन का जो समुच्चय बनेगा उसमें 36 कर्मित युग्म है। कितने कर्मित युग्म है? 36। बहुत बड़ी टेंशन भरा कार्य है, इसलिए हम केवल इसको समझते हुए ही हल करेंगे और ये भी कहेंगे डिटरमाइन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि ये दिया गया संबंध r दिए गए समुच्चय में, दिया गया संबंध r दिए गए समुच्चय में निर्धारित शर्त के अनुसार, दिया गया संबंध r दिए गए समुच्चय में निर्धारित शर्त के अनुसार स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को डिटरमाइन कीजिए। बिल्कुल आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, दिया गया संबंध r किस समुच्चय में निहित है तथा निहित समुच्चय के जो अवयव है वह क्रमिक युग्म का जो समुच्चय r है उनके जो क्रमिक उनके दोनों अवयव उनके बीच में कैसी दोस्ती है, किस प्रकार का संबंध है। आएंगे ऐसे भी क्वेश्चन हमारे पास। एक्स वाई एक ही शहर में रहने वाले नागरिक है, एक्स वाई एक ही पुस्तक के में पृष्ठों की संख्या है। इस प्रकार से आएंगे आपके पास। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन दे दिया? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे दिया आपका कि वाई बाज्य एक्स, वाई बाज्य एक्स है। इस कारण यदि मैं क्रमिक युग्म बना करके हल करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो अब मुझे मेरे ब्रेन की एक्सरसाइज होनी चाहिए। 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स है, प्राय ये कहा जाता है साइन थीटा क्या काम आएंगे, कोस थीटा क्या आएंगे, संबंध क्या काम आएंगे, इनका क्या मतलब है। अरे भाई ये काम कुछ नहीं आने वाला, लेकिन आपकी माइंड की एक्सरसाइज करवा रही है, आपकी माइंड की एक्सरसाइज करा रही है और आपका माइंड इतना तीव्र हो जाएगा कि फिर आप किसी भी डिसीजन को तीव्रता से ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन आप तीव्र कर सकते हैं। इस कारण इस मैथ का उपयोग है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। कहने वाले कहते रहते हैं आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और यदि आपने किसी भी पॉइंट की, किसी भी अवधारणा के 5 क्वेश्चन सही रूप से हल कर लिए, मन लगा करके हल कर लिए, तो ये मान के चलिए अब आपको कैसे भी क्वेश्चन दे सब क्वेश्चन आए तो सब तो ले वही वापस लिखेंगे। संबंध r कोमा स्वतुल्य होगा यदि तो मेरे पास लूंगा a कोमा a बिलोंग्स टू r, एवरी a बिलोंग्स टू, समझिए एवरी a बिलोंग्स टू कौन सा समुच्चय a है, एवरी a बिलोंग्स टू समुच्चय a, अर्थात जो भी मेरे पास संख्याएं होगी वह सबके सब समुच्चय में विद्यमान होगी। और संबंध के लिए जो भी मैं समुच्चय लेता हूं वह सदैव अरिक्त समुच्चय होता है। कौन सा समुच्चय होता है? अरिक्त समुच्चय होता है। यहां 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू r, एवरी 1 बिलोंग्स टू
A belongs to A और 1 belongs to A। लेकिन क्या दे रखा मुझे, A belongs to R। कैसे निहित करता है कि A भाज्य है A से, अर्थात प्रत्येक संख्या शून्य से भाजित होती है। A भाज्य है A से, Y भी A है, X भी A है, और यहाँ पे मेरे पास है 1, 1 belongs to R। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक संख्या स्वयं से भाजित होती है, इसलिए स्वतुल्य संबंध है। कौन स्वतुल्य संबंध है? इसलिए R स्वतुल्य संबंध। समझ गए? अर्थात समुच्चय A में जितने भी अवयव शून्य से भाजित, एक से 1 का भाग 1 में जाता है, 2 का भाग 2 में जाता है, 3 का भाग 3 में जाता। देखिए मित्रों, यदि A की शुरुआत 0 से कर देता, A की शुरुआत में 0 से कर देता, कीजिए आप अपनी क्वेश्चन कॉपी में नोट कर लेना, A = 0 1 2 3 4 5 6, और फिर डिटरमाइन कीजिए y भाज्य x और डिटरमाइन कीजिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है। तो पहले बार में हम कहेंगे 0 भाज्य है 0 से, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। 0/0 इज ए इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 एक अनिर्धारित रूप है। दूसरा ये भी कह सकता हूं, शून्य से किसी भी संख्या को भाजित करना अपने आप को मूर्ख प्राणी समझना होता है। शून्य का भाग किसी भी संख्या में देना मना है, लेकिन किसी भी संख्या का भाग शून्य में दिया जा सकता है, लेकिन शून्य का भाग किसी भी संख्या में देना मना है। इसका नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं आप भाई, मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चों, छोटी मोटी मैथ्स नहीं है। समुच्चय में 0 को शामिल करते अर्थ के अनर्थ हो गए, अर्थ के अनर्थ, स्वतुल्य हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, स्वतुल्य के बाद मुझे डिटरमाइन करना है कि सममित भी है या नहीं। तो सममित के लिए बच्चों, सेकंड सममित संबंध, बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए, लिखेंगे संबंध R में A R B implied that B, देखो Y की जगह कौन है? B है, B भाज्य है A से, every AB belongs to कैपिटल A। A और B के बीच में मुझे क्या संबंध दे रखा है कि अवयव B का में A का भाग जाता है। क्या मैं इसको उल्टा बोलूं? आप इसको इस प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये हो गया, इसकी कोई आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, देखिए ज्यादा चिंता नहीं करना है। B भाज्य A से का B/A बराबर मेरे पास B प्राप्त होता है। यदि मैं कहूं इसको उल्टा लिख दूं, इसका संबंध उल्टा है कि B में यदि A का भाग जाता तो A में भी B का भाग जाना चाहिए। ऐसा क्या संभव हो सकता है क्या? मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे समुच्चय में से ले लेता हूँ 2/2 तो मैं लिख लेता हूँ 3/2। अगर 2 का भाग 3 में देता हूं तो 2 × 2 पॉइंट 1 से बच गया, तो 2/10 1.5 है। लेकिन यदि मैं उल्टा लिया तो 2/3। अब यदि मैं 3 का भाग 2 में देता हूं, अब मैंने आपको एक बार वीडियो बताया था बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है? देखो 3/2 और 2/3 दोनों ही साधारण भिन्न हैं,
लेकिन 2/3 परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको हम अप्रमेय कहेंगे कि 3 का भाग 2 में बार बार जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। अर्थात 3 का भाग 2 में होगा तो पहले तो 0 पॉइंट लगा दिया, क्योंकि पूरा नहीं जा रहा है, 1 पॉइंट लगा दिया मैंने, तो 20 बन गया 6, फिर और 2 से फिर 6 इस प्रकार से रिपीटेड होता है। दोनों के बाद वाला अलग अलग आ रहे हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ अब ऐसे को हल करने का कोई मजा नहीं आता है, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैसे पता पड़ गया कि B/A बराबर K है तो A/B बराबर भी K होना चाहिए, भाग करते कैसे होना चाहिए नहीं आ रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि B भाज्य है A से, इंप्लाइड है A B का गुणज होगा, A B का गुणज होगा। अगर B भाज्य A का आता, A का भाग B में जाता है तो A B का गुणज होगा। A B का क्या होगा? गुणज होगा, निश्चित रूप से A B का गुणज उल्टा हो जाएगा, अर्थात भाग का उल्टा गुणज कहता है। भाग का उल्टा क्या होता है? गुणज होता है। इस कारण BRA संभव नहीं। एवरी AB बिलोंग्स टू A, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं। क्या नहीं है ये? स्वतुल्य संबंध। क्लियर हो गई बात कि यदि B भाज्य A से तो A B का गुणज होगा, A B का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। इस कारण से सममित संबंध नहीं, अतः R सममित संबंध नहीं है। कैसे? अब आप 36 क्रमिक युग्म बने थे, अगर उनमें से आप बनाना आप अपने घर पे, क्योंकि हम प्रैक्टा में भी पढ़ेंगे कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो पास में कितना अंक होते हैं? 6। अब 2 बार फेंकते हैं तो 36 क्रमिक युग्म का एक समुच्चय बनेगा, और वहां पे हम किस्म को हल करेंगे। समान अंक आने के प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासे के 2 4 में समान अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। समान अंक का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने समान अंक आए? कितने के बीच में? 6। टोटल मेरे पास समुच्चय कितना था? समुच्चय में कितने अवयव है? 36। तो 6/36 बराबर 1/6। अर्थात पासे की 2 उछाल में समान अंक आने की प्रक्रिया 6/36। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, लेकिन सममित संबंध नहीं है। जैसे मिल सकता है 6,2, अर्थात 2 का भाग 6 मिल जाता है। क्लियर? लेकिन 2,6 का भाग 2 में उल्टा हो गया। अरे भाग देने पे भाग तो जा रहा है, लेकिन भाग देने पे भाग पर भी तो एक जैसा आना चाहिए, तभी तो उस शर्त की पूर्ति हो रही है बंधुओं। तो मैं कहूंगा कि y भाज्य x से, तो उल्टा लिखूंगा मैं कि b भाज्य a से, तो a b का गुणज होगा। उल्टा हो गया, a क्या हो जाएगा? b का गुणज होगा। a r b b भाज्य a से, तो b r a, फिर क्या लिखूंगा मैं? b r a। उल्टा हो गया तो कह दूंगा मैं सममित संबंध नहीं। अब इसी के साथ में हमारे पास नेक्स्ट आता है संक्रामक संबंध। क्या था मेरे पास? संक्रामक संबंध। थोड़ा जटिल प्रश्न होते हैं, लेकिन सोच करके जवाब देना पड़ता है। संक्रामक संबंध 3rd नंबर, अंडरलाइन 2 पॉइंट। संबंध आर, मैं इसका रूप तो क्या? संबंध आर कोमा संक्रामक संबंध होगा यदि, कैसे हो? ए बी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइड कैसे नियत कर रहा है? बी भाज्य है x से, अर्थात b/a
बराबर के और एवरी के बिलोंग्स टू एन, ये भी किस में आना, सॉरी एवरी के बिलोंग्स टू ए में आना चाहिए। बात में जो भी संख्या है वो ए में आनी चाहिए। B, C belongs to R, implied कैसे नियत करेगा, C बटा B बराबर K डैश, every K डैश belongs to A। ये मेरे पास इस प्रकार से A B belong R को B बटा लिखूंगा, B C belong R को C बटा B लिखूंगा, क्योंकि Y की जगह C बैठ गए और X की जगह B बैठ गए, तो Y बटे X कर रहा हूँ। अब दोनों संबंध मेरे पास, ये संबंध एक और संबंध दो लिखूंगा, संबंध एक और दो से अंक में लिख दीजिए आप, संबंध एक संबंध दो से। मैंने कहा था जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आप चाहे जोड़िए, व्यवकलन कीजिए, भाग कीजिए, गुणा कीजिए, ऐसे भी आप ऑपरेट कीजिए। यदि ARC प्राप्त हो जाता है, C बटा A प्राप्त हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध संक्रामक है। तो संबंध एक और दो से इम्प्लाइड B बटे A गुणा C बटे B बराबर K इंटू K डैश, ये लिख दिया मैंने, गुणा किया मैंने। ये कोई फिक्स नियम नहीं है, प्रस्तुति को देख करके निर्णय करना पड़ेगा कि मेरी प्रस्तुति क्या कह रही है, मुझे क्या ऑपरेट करना है जिससे कि ARC आ जाए, अर्थात C बटा A आ जाए, मुझे तो ये ऑपरेट करना है। तो देखिए आपने मित्रों, B से B कैंसिल, C बटे A इक्वल K इंटू K डैश इक्वल टू K डबल डैश, एवरी K डबल डैश बिलोंग्स टू कैपिटल A, और C बटे A को मैं क्या लिख देता हूँ, ARC। C बटे A को क्या लिख देता हूँ मैं, XY को लिखते Y बाध्य X, तो मैं यहाँ पे C बटा A अर्थात A, C लिख सकता हूँ, या ARC लिख सकता हूँ, या ARC लिख सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? अतः A और B के बीच में जो संबंध है वही संबंध B और C के बीच में है, तब निश्चित ही और A और C के बीच में वही संबंध निहित होना चाहिए, तब मैं ये कह सकता हूँ कि संक्रामक संबंध है। अतः संबंध R कोमा संक्रामक संबंध। तो देखिए बच्चों, यदि हम समुच्चय A में उपस्थित सभी अवयवों का क्रमित योग का समुच्चय बनाते, कार्य गुण का समुच्चय बनाते, तो हमारे पास 36 क्रमित युग्म आते, फिर उसमें से हमारे को छांटना होता और इस प्रकार के जोड़े बनते, जो निश्चित रूप से वहां पे होते, जैसे 2 का भाग 6 में, ऐसा कोई 2 का भाग 6 में जाए, 2 8 6 भी आएगा, तो 6 का भाग किसमें जा रहा है, 6 का लगाएगा, अर्थात सॉरी उस प्रकार इसको देखना पड़ेगा हमारे को, मिला के मेरे पास उस विधि में मत जाइए क्योंकि बहुत जटिल हो जाएगी। जहाँ पे वेन आरेख के द्वारा प्रदत्त क्रमित युग्मों की संख्या कम आती है, वहां आप क्रमित युग्म वेन आरेख को काम में लीजिए, अदरवाइज आप तर्क संगत रूप से बात करिए, ऑपरेट करिए चीजों। तो दिया गया संबंध स्वतंत्र है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं। हमने डिटरमाइन कर दिया कि ये दिया गया संबंध कैसा है, स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 2 राशियां या 2 अंकों के मध्य भाज्य का संबंध है, एक भाज्य दूसरा भाजक है, तो निश्चित ही सम्मित संबंध को व्यक्त नहीं करता है, लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक संबंध को व्यक्त करता है। ये आप याद रखें, यदि एक भाज्य दूसरा भाजक है तब। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, एक एग्जांपल को आप ठीक प्रकार से समझिए। आप पढ़ाई को बोझ नहीं समझे मित्रों, कतई नहीं समझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए नेक्स्ट मेरे पास है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय
समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध है। देखिए मित्रों, ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, एक एग्जाम्पल को आपको देखना समझना है। आप पक्का मानिए चलिए 5 एग्जाम्पल हल करने का मतलब है संबंध से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल है, आप आधी रात को भी आपको कोई कहेगा ना हल कर सकते, तो वही वापस हल सुपाठ्य अक्षरों में लिखिए, सुपाठ्य शब्दों में लिखिए हल। ये जो हल की लाइन है आगे इसको छोड़ दीजिए, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। दिया गया समस्त चूंकि दिया गया नहीं लिखेंगे तो कहेंगे चूंकि समस्त पूर्णांक के समुच्चय जेड में बेस, समझा? पूर्णांकों के समुच्चय जेड, तो मुझे पूर्णांक, इसलिए पूर्णांक का समुच्चय बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे केवल प्रतीक दिया है, जेड किसको डिनोट कर रहा है? पूर्णांकों के समुच्चय। अब मुझे आना चाहिए भाई पूर्णांक का समुच्चय क्या होता है, प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होता है, परिमेय संख्या का समुच्चय क्या होता है, अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या होता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या होता है, काल्पनिक संख्या का समुच्चय क्या होता है, अशांत दशमलव संख्याओं का समुच्चय क्या होता है। हाँ, यह सब चीजों का मुझे नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं है, संख्याओं के समुच्चय का नॉलेज नहीं है, तो आप मैथ नहीं पढ़ सकते, सीधी सी बात। घर बैठ जाइए आप जाकर, क्यों पढ़ते हैं आप? तो देखिए जेड मध्य कोष्ठक 0 से शुरू होती, दो पक्ष इसके बाएं और दाएं दोनों तरफ हमारे लिखने होंगे। यही एक ऐसी संख्या है जो शून्य के दाएं और बाएं लिखी जाती है। अर्थात जेड एक ऐसा समुच्चय है जिसकी संख्याओं को जिसकी संख्याओं को शून्य के दाएं और बाएं दोनों तरफ लिखा जा रहा है। यही एक ऐसी मात्र संख्या है। और आपको डीपली बताता हूं मित्रों, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को सरल रेखा पर भी निरूपित करते हैं। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा खतरे का चिन्ह ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। सरल रेखा यह है, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जो दोनों दिशाओं में अनंत तक गमन करती है, सरल रेखा कहलाती है। सरल रेखा का मतलब यह नहीं कि ऐसे प्लेन में सीधी लिख दी, ऐसे ये भी हो सकती है, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है। जब दो सरल रेखाएं ले लें तब फिर वह गुणधर्मों पर बात करने लग जाते हैं। दो सरल रेखाएं, समतल में स्थित दो सरल रेखाएं समांतर हो सकती है, समतल में स्थित दो सरल रेखाएं लंबवत हो सकती है, समतल में स्थित दो सरल रेखाएं तिर्यक हो सकती है। ये तीन गुणधर्म रख सकती है समतल में स्थित दो सरल रेखाएं। मुझे तो एक ही सरल रेखा की बात करनी है और मैं तो इसका नाम बता रहा हूं, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन ये जो सरल रेखा है इसके मिडल में आप एक इस प्रकार से थोड़ा सी बड़ी लिख के सुने और यहां पे मेजरमेंट कीजिए फिक्स अंतर से, इधर -1 -2, इधर +1 +2, यहां पे -∞ होगा इस शीर्ष पे और इधर दाएं वाले शीर्ष पर +∞। प्लस का चिन्ह लगाया या नहीं लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केल के आधार पे यदि मैं ग्राफ में इस सरल रेखा को निरूपित करूं तो मैं कहूंगा एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यदि सरल रेखा
सरल रेखा पर उपस्थित संख्याओं को ग्राफ के रूप में व्यक्त करूं तो मैं कहूंगा एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, या एक बड़े खाने में 10 छोटी छोटी खाने होती है, उससे भी अपन डिनोट कर सकते हैं। ये आगे की बात है, छोड़िए। ये मेरे पास नंबर समझिए और आर और संबंध आर पूरा लिखिए आप, संबंध आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। देखिए मित्रों, आपके पाठ्य पुस्तक में इसको ऐसे जोड़ दिया, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। देखो मित्रों, इसे हमें सदैव छोटे कोष्ठक में लिखना चाहिए। जब x माइनस वाई को छोटे कोष्ठक में लिख दिया, x प्लस वाई को छोटे कोष्ठक में लिख दिया, x इंटू वाई को छोटे कोष्ठक में लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड को छोटे कोष्ठक में लिख दिया, x माइनस वाई प्लस जेड को छोटे कोष्ठक में लिख दिया, तो एक संख्या प्राप्त होगी। क्या हो जाएगी? एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसमें एक कैलकुलेशन करने में एक संख्या, और ऐसे भी स्वतंत्र रूप से लिखा है। अब लिखेंगे स्वतुल्य। पहला पॉइंट, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन गिवन सेट एंड गिवन रिलेशन। गिवन सेट क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय जेड है। गिवन रिलेशन क्या है? आर है। उस जो रिलेशन है उसमें जो दो अवयव लिए मैंने, समुच्चय जेड से जो दो अवयव है, कहां से लिए मित्रों? समुच्चय जेड से लिए, समुच्चय जेड से, अर्थात समुच्चय जेड से मैंने दो अवयव लिए, उनके मध्य व्यवकलन का संबंध है। उनके मध्य क्या है? व्यवकलन का संबंध है। दोनों अवयव के मध्य क्या संबंध है? व्यवकलन। कभी दे सकता है जोड़ का, कभी दे सकता है भाग का, कभी दे सकता है गुणा का, कभी दे सकता है दुगुना का, कभी दे सकता है एक कांस्टेंट राशि जोड़ने का, तो ये कभी दे सकता है अंतर का। ये संबंधित तो कभी नाना नानी का, पारिवारिक संबंध होता है, भाई बहन का, चाचा चाची का, दोहता नाना का, ये संबंधित होते हैं। ऐसे ही संख्याओं के संबंध में मित्रों घबराए नहीं करते। स्वतुल्य संबंध, संबंध आर कोमा स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य क्या होगा? संबंध होगा, पॉसिबिलिटी होगा। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। एवरी ए किसमें होगा? जेड में होगा। यहां ऑपरेट करेंगे ए आर ए इंप्लाइड, ए आर ए कैसे निहित है? अर्थात एक्स आर वाई, एक्स कोमा वाई को मैं लिखता हूं एक्स आर वाई, अर्थात ए आर ए कैसे निहित है मेरे पास? इसमें किसमें दिया गया? ए एक्स माइनस वाई के रूप में। ए आर ए माइनस ए एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। समझे मित्रों? इसको समझिए, मैं बोला कर रहा हूं, आप इसको जब भी मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए बोला कर, ब्रैकेट ए माइनस ए एक पूर्णांक है। ये कह रहा है कि जो पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय, उनमें से एक अंक ये होगा, उनमें से एक अंक ये होगा, ये क्लियर कर रहा है। तो मैंने कहा ए माइनस ए में से ए गया तो जीरो, क्या आया? जीरो। एक पूर्णांक है, जीरो एक क्या है? पूर्णांक है, और जीरो बिलोंग्स टू जेड। अर्थात प्रत्येक संख्या को स्वयं में से घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। अगर इसमें ये कह देता मित्रों शब्दों का चयन, शब्दों से क्वेश्चन की प्रकृति बदल जाती है। यदि ये कह देता x माइनस वाई एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक, बड़ा विचित्र हो जाता, बहुत माइंडली एक्सरसाइज करना पड़ता हमारे को। x माइनस वाई
एक धन पूर्णांक है। अरे भाई, धन पूर्णांक अर्थात एक ऐसी पूर्णांक राशि जिसमें प्लस का चिन्ह होता है, उसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। अतः माइनस की राशि को तो नहीं मिला, लेकिन शून्य महाराज, शून्य जो महाराज है वह कहते हैं भैया ना तो मैं प्लस का होता हूँ ना मैं माइनस का होता हूँ, मेरे साथ चिन्ह लगाना मना है। शून्य बोलता है भाई मेरे साथ माइनस से कोई मतलब नहीं, मेरे को माइनस से कोई मतलब नहीं, मेरी प्लस से। इसका शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। आप ये नहीं कह सकते पूर्णांक राशि है, लेकिन आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते धन पूर्णांक है, आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते ये ऋण पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध आर स्वतुल्य संबंध। यदि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा लग रहा है तो लाइक करना तो आपको पड़ेगा। लाइक जितना करेंगे उतना ही मुझे ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके बाद सम्मित संबंध, स्वतुल्य हो गया, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध 2 नंबर अंडरलाइन। संबंध आर, फटाफट आप लिख सकते हैं संबंध आर कोमा सममित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तब बी ए बिलोंग्स टू आर, एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड। या अरे आपने यदि ये लिख दिया तब भी आप अंक प्राप्त करने के भागीदार हो गए, आपने अपनी भागीदारी निश्चित कर ली। आपने आगे क्या लिखा नहीं लिखा छोड़ो, लेकिन आप ये फॉर्मूला डाल दिया तो आप अंक प्राप्त करने के भागीदार बन गए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 शर्तें हैं, प्रत्येक एक नंबर की है, और तीनों जगह आपने फॉर्मूले में लिख दिए तो आप 1/4 1/4 1/4 3/4 मार्क्स तो आपके निश्चित आएंगे। बाकी आगे क्या करते हैं इसके ऊपर निर्भर है। ए आर बी इम्प्लाइज डेट क्या, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक दे रखा है, ए में से बी को घटाने का एक पूर्णांक है। इसे और क्लियर कर लीजिए आप, इम्प्लाइज डेट और क्लियर करें। ए माइनस बी को घटाने पर के प्राप्त होता है, एवरी के बिलोंग्स टू जेड। अर्थात एक में से दूसरी राशि को घटाने तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, और कुछ ना कुछ आएगा, उसमें शून्य भी आ सकता है, उसमें शून्य भी आ सकता है। अब यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लेते मेरे पास हो जाएगा माइनस का ए प्लस का बी इक्वल टू के। अब माइनस लेते इसको मैंने लिख दिया बी माइनस ए इक्वल टू ए, चरण इसको बदल दिया, माइनस के चिन्ह को मैं कहीं की तरफ लेके जाता हूं, तो b माइनस का a इक्वल टू माइनस का k, ब्रैकेट बंद, एवरी माइनस का k बिलोंग्स टू z। अर्थात माइनस का k भी एक पूर्णांक राशि है, और इसको मैं लिख सकता हूं बी आर ए। क्या लिख सकता हूं मैं मित्रों से, बी आर ए। अतः संबंध आर एक सममित संबंध किसमें, अरे सममित संबंध किसमें है, सममित संबंध है पूर्णांकों की समुच्चय जेड में। यदि आपको ये कह देता कि धन पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, तो आप सूत्र में तो कह देते 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त होता है। 2 धनात्मक एक जैसी पूर्णांक संख्याओं को घटाने पर, 2 धनात्मक एक जैसी 2 में से 2, 3 में से 3, 4 में से 4, 5 में से 5 घटाने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, वह शून्य। इस कारण वह स्वतुल्य तो है। लेकिन जब 2 भिन्न भिन्न पूर्णांक संख्याओं को घटाता हूं तब मेरे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं है। मैंने ए में से बी को घटाया तो मेरे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या की आ गई, लेकिन बी में से ए को घटाने पर मेरे पास ऋणात्मक
पूर्णांक संख्या माइनस की हो गई और माइनस का के भी किसमें है, मौजूदा जेड में है, इसलिए ये सममित भी है। इसलिए ये क्या है, सममित संबंध की व्याख्या करता है। अब तीसरा आपके पास संक्रामक संबंध। तीसरा कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। मित्रों घबराए नहीं, मैथमेटिक्स है, काफी टाइम लगता समझने में, तो लेकिन ये संबंध एक संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। जल्दी जल्दी करें, क्या शर्त, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये निहित होना चाहिए, तो इसको मैं लिखता हूं ए आर बी इम्प्लाइड दैट ए माइनस बी इक्वल टू के, एवरी के बिलोंग्स टू जेड, बी आर सी इम्प्लाइड दैट बी माइनस का सी इक्वल टू के वन, एवरी के वन बिलोंग्स टू जेड। संबंध एक व दो से, संबंध एक व दो से, संबंध एक व दो से। मैंने कहा आप यहाँ पे ऑपरेट करिए, जोड़िए, घटाइए, डेवलप कीजिए, बात कीजिए, आंसर में कोई राशियां जोड़ दी, अंश पद से जोड़ दीजिए, हर पद से जोड़ दीजिए, कोई फिक्स नहीं है। तो हमने दोनों को जोड़ा, जोड़ने में मेरे पास आ जाता ए माइनस का बी प्लस बी माइनस का सी बराबर के प्लस के वन। इसको मैंने हल किया तो बी सी बी कैंसिल हो गया, ए माइनस का सी इक्वल टू के प्लस के वन। के प्लस के वन को मैं लिख सकता हूँ के टू, एवरी के टू बिलोंग्स टू जेड, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर सी। अतः दिया गया संबंध एक संक्रामक संबंध है। अतः दिया गया संबंध क्या है, एक संक्रामक संबंध है। आपको ये मैंने जो 3 एग्जाम्पल समझाए हैं कैसे लगे, इन्हें आप बार बार देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिए। अगला जो आपका 5th एपिसोड होगा, संबंध और फलन के कम से कम 10 एपिसोड बनेंगे भैया, 10 घंटे लगते हैं। संबंध और फलन के चैप्टर को समझने में 10 घंटे लगते हैं, अर्थात 10 एपिसोड बनेंगे आपके A1 बनाओ के 10 एपिसोड बनेंगे। ये आपका 4था एपिसोड है। धन्यवाद। आशा करता हूं आप मेरे द्वारा बताए गए प्रत्येक बिंदु को चित्र समझेंगे और आगे बढ़ेंगे।